नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है वीकली रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम आपके पूरे हफ्ते में जितनी डिटेल क्लास आती हैं उनके MCQs को यहाँ पर कवर करते हैं। इस सीरीज़ की वीडियो आपकी हर संडे को आती है, लेकिन जैसा आप जानते हैं कल आपका एग्ज़ाम था, तो कल हमने पेपर सॉल्यूशन को देखा था। पिछले हफ्ते की जो रिवीजन क्लास है उसे हम आज यहाँ पर कवर करेंगे। ये हमारी वीकली रिवीजन की 9वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लास्ट वीक हमने संसद के बारे में बात करी थी और संसद से जुड़ी हुई जो आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, चाहे वो सत्रों को लेकर हो, इंपॉर्टेंट शब्दावली को लेकर हो, समितियों को लेकर हो, उन सब के इंपॉर्टेंट MCQs हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या पूछा है, अधिकतम 250 हो सकती हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। राज्यसभा की संरचना के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं, लेकिन मैक्सिमम 250 हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो किसके द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। सभी सदस्यों को आपने टिक नहीं करना है, जो केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, यह डिपेंड करता है उस राज्य की जनसंख्या के ऊपर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगर हम सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, जहां से राज्यसभा की 31 सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, जहां पर 19 सीटें हैं। इसके बाद तमिलनाडु आता है, जहां पर 18 सीटें हैं, और फिर आपका बिहार और बंगाल आता है 16-16 सीटों के साथ। किस आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है? जनसंख्या के आधार पर। संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन किया गया है राज्यों को? वो है अनुसूची 4। ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पे राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? यानी टॉप 3 राज्यों के आपने सीटें बतानी है। अभी हमने ऊपर देखा था यूपी में कितनी है, 31 सीटें, महाराष्ट्र में 19 और तमिलनाडु में 18। ये आपका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, कम से कम आपको टॉप 3 पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह होनी चाहिए 30 वर्ष की आयु। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और क्या क्या योग्यताएं होती हैं अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है? भारत के नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, और आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष हो। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु तो क्यों नहीं होती है भंग? क्योंकि इसके हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है और नए सदस्य चुनकर आ जाते हैं। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। यह क्वेश्चन आता है, कितने सदस्य रिटायर होते हैं? हर 2 साल में 1/3। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम पूरा करने के लिए जो संख्या है वो 25 यहां पर है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखिए, जो कोरम होता है वो आपका 1/10 होता है सदन की कुल संख्या का। तो राज्यसभा की कुल अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। तो यहां पर कोरम कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, अगला है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो देखिए, यहां पर आपको राज्यसभा और विधान परिषद दोनों, आप जानते हैं, दोनों में अप्रत्यक्ष तरीके से सदस्यों को चुना जाता है, लेकिन जो विधान परिषद का अध्यक्ष होता है वो इसी का सदस्य होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो यहां का सदस्य नहीं होता, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति।
और आप जानते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ठीक है, जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो उसी सदन का होता है, राज्यसभा का ही होता है। कौन थे राज्यसभा के पहले सभापति? पहले सभापति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और कौन थे राज्यसभा के पहले उपसभापति? उनका नाम है एच.वी. कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, अगला है सभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा करना है इसको। राज्यसभा के सभापति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। अगर क्वेश्चन होता लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है, वहां पर सिर्फ लोकसभा के सदस्य करते हैं, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वो सिर्फ सभापति नहीं होता, वो उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति को दोनों सदनों के सभी सदस्य यहां पर चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो क्या जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो राज्यसभा का सभापति उसकी अध्यक्षता कर सकता है? जवाब है नहीं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपलब्ध नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, और अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में सभापति अध्यक्षता नहीं करता, और कारण सिंपल है, क्योंकि वो संसद का सदस्य ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? हर 2 साल में 1/3 सदस्य राज्यसभा के रिटायर होते हैं, तो हर 2 साल में चुनाव होंगे 1/3 सदस्यों जो रिटायर हुए हैं उनके लिए। तो ये चुनाव कौन करवाता है? इनकी अधिसूचना निर्वाचन आयोग ही जारी करता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो देखिए, भारत में राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, क्योंकि यही भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, क्वेश्चन आता है राज्यसभा का गठन पहली बार कब किया गया था? तो राज्यसभा का गठन पहली बार 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक राज्यसभा की 13 मई 1952 में हुई थी। ये 2 डेट्स आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो इनमें से कौन है जो शक्ति केवल राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 312 के तहत ये अधिकार केवल किसे है? राज्यसभा को। राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं? तो कौन से वो अधिकार हैं? पहला अधिकार है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। यह अधिकार भी किसका है? राज्यसभा का। और दूसरा, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। तो नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का अधिकार, ये दोनों अधिकार केवल किसे प्राप्त हैं? राज्यसभा को प्राप्त हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की जो शक्ति होती है वो सीमित मानी जाती है। राज्यसभा धन विधेयक को ना तो फेल कर सकती है, ना 14 दिन से ज्यादा अपने पास रोक सकती है। 14 दिन के बाद जो धन विधेयक है वो अपने आप पारित माना जाता है। राज्यसभा इसमें संशोधन भी नहीं कर सकती और न इसे अपने पास ज्यादा समय तक रोक सकती है। वो केवल सिफारिश यहां पर कर सकती है, जिसको मानना जरूरी नहीं है लोकसभा के लिए। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो एग्जामिनर भी आपसे बहुत कोशिश करता है राज्यसभा को भंग करवाने की, लेकिन आपने उसे भंग नहीं करना है। किसी भी परिस्थिति में राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप जानते हैं राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 80 के तहत, क्योंकि राज्यसभा की संरचना किस में है? आर्टिकल 80 में है। 80 का जो तीसरा खंड है वो कहता है कि राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। और ये सिस्टम हमने कहां से लिया है मनोनीत करने वाला? ये हमने आयरलैंड से लिया है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, वीकली रिवीजन सीरीज में आपको
पूरे हफ्ते की जो हमारी डिटेल क्लास होती है उनके एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, साथ में लूसेंट के भी एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, जिससे आपके कुछ नए क्वेश्चन भी यहाँ पर बन जाते हैं। और पूरे टॉपिक का थ्योरी हमने कवर कर चुके और उसका एमसीक्यू रिवीजन भी आपका हो जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो देखिए, सामान्य विधेयक की बात हो रही है, धन विधेयक होता तो 14 दिन कहते, यहां पर सामान्य विधेयक है तो कोई भी सदन दूसरे सदन के विधेयक को मात्र 6 महीने तक रोक सकता है। फिर आप जानते हैं, अगर किसी विधेयक पर 6 महीने तक दूसरा सदन कोई डिसीजन नहीं लेता, फिर बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। तो अधिकतम साधारण विधेयक 6 महीने तक रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? ये क्वेश्चन भी आते हैं, पहली अभिनेत्री कौन थी, पहले अभिनेता कौन थे? तो सबसे पहले जिस अभिनेता को राज्यसभा में मनोनीत किया गया वे पृथ्वीराज कपूर थे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ये वाला भी आता है, पहली अभिनेत्री, इनका नाम था नरगिस दत्त। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो राज्यसभा की जो पहली महिला महासचिव बनी थी वो बीएस रमादेवी बनी थी। इनका नाम भी पेपर में बहुत बार आया है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो डेट हमने अभी ऊपर देखी थी, राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? अब देखिए, पहली बैठक पूछा है, गठन नहीं पूछा है। गठन होता तो 3 अप्रैल इसका आंसर हो जाता। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? यानी जो पहली बार राज्यसभा से सदस्य रिटायर हुए थे, 1/3 सदस्य 2 साल के बाद पहली बार हुए थे 2 अप्रैल 1954 को। गठन हो रहा है 3 अप्रैल 1952 को। 2 साल के बाद लॉटरी सिस्टम के माध्यम से निकाला गया कि कौन कौन से 1/3 सदस्य होंगे जिनको रिटायर किया जाएगा। 1954 में पहला बैच रिटायर हुआ था 2 अप्रैल को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा विधेयक है जिसको आप पहले राज्यसभा में नहीं रख सकते, सिर्फ लोकसभा में वो आएगा? सही आंसर है वार्षिक वित्तीय विवरण। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सीमाएं बदलने वाला विधेयक आप किसी भी सदन में ला सकते हैं। सीएजी की रिपोर्ट किसी भी सदन में आ सकती है पहले, और संवैधानिक संशोधन भी कहीं भी आ सकता है। लेकिन जो बजट होता है, बजट पहले सिर्फ लोकसभा में आता है, और हमारे संविधान में बजट के लिए वार्षिक वितरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारत में लोकसभा जो करती है वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का कौन करती है? राज्यसभा, जिसको पहले राज्यों की परिषद भी कहते थे। भारतीय जनता के द्वारा डायरेक्ट जो प्रत्याशी चुने जाते हैं वो होते हैं लोकसभा के सांसद। तो लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारतीय जनता का। इसीलिए लोकसभा को ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं राज्यसभा से। लोकसभा को चर्चित सभा भी कहते हैं, लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ठीक है, हमारी संसदीय व्यवस्था में भी 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा के गठन के संबंध में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है आर्टिकल 81 और आर्टिकल 331। उपयुक्त दोनों में बताया गया है। आर्टिकल 81 जो है वो ये कहता है कि लोकसभा में जो मैक्सिमम सीटें होंगी आपकी वो 552 होंगी। वर्तमान में ये 550 है, क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन थे अब उन्हें खत्म कर दिया गया है। तो अभी के हिसाब से अगर हम इस प्रश्न का उत्तर देखें तो इसका आंसर होना चाहिए केवल आर्टिकल 81, जो लोकसभा की सीटों के बारे में बताता है कि 550 होंगे। जो एंग्लो इंडियन के मनोनीत वाला था वो 331 के तहत था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए पर टिक करिएगा। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित करी गई थी? मूल संविधान की बात हो रही है, तो मूल संविधान में जो थी सदस्य संख्या वो केवल 500 निर्धारित करी गई थी। अब कितनी है? अब है आपकी 543।
क्वेश्चन आता है कौन से संवैधानिक संशोधन थे जिनके माध्यम से लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई थी। दो संवैधानिक संशोधनों को याद कर लीजिए, एक है आपका 7वां संवैधानिक संशोधन और एक है 31वां संवैधानिक संशोधन। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 में हुआ था और 31 वाला संशोधन आपके 1972 में हुआ था। 7वें संशोधन के द्वारा जो मूल संविधान में सीटें 500 थी, इनको बढ़ाकर 525 कर दिया गया और जो 31 वाला था इसके तहत 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है, कौन से संशोधन लोकसभा की सीटें बढ़ाने से संबंधित हैं। अगला है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो लोकसभा में राज्यों को सीटें जनसंख्या के आधार पर हैं। कहीं पर भी हो, कोई भी सदन हो, सीटें किस आधार पर बांटी गई है, उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, वर्तमान में जो लोकसभा का सीटों का आवंटन किया गया है वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है, जो 1971 में जनगणना हुई थी उसके आधार पर है वर्तमान का सीटों का आवंटन। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो लोकसभा में एक सदस्य कम से कम 7.5 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, हालांकि ये 1971 के आधार पर है, वर्तमान में कुछ कुछ राज्यों में ये इससे दोगुना भी है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितनी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। यानी एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं लोकसभा में। तो देखिए, एससी के लिए लोकसभा में 84 सीटें हैं और एसटी के लिए लोकसभा में 47 सीटें हैं। दोनों को जोड़ेंगे 131 सीटें, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 330 जो है वो एससी और एसटी के लोकसभा सीटों में रिजर्वेशन से संबंधित है। कई बार एससी का पूछ लेता है, कई बार एसटी का पूछ लेता है, कई बार टोटल पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। आम चुनाव कहा जाता है लोकसभा चुनावों को। तो आजादी के बाद पहले लोकसभा चुनाव 1952 में हुए थे। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो पहली लोकसभा आपकी गठित हुई थी वो 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी। ठीक है, पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। और उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर। दोनों नाम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं हमारे यूनियन टेरिटरी, इनके सदस्यों को कौन चुनता है? तो देखिए, लोकसभा को डायरेक्ट जनता चुनती है, तो वहां भी कौन चुनेगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन वहां पर होगा, जनता वोट करेगी। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से आते हैं। 80 सीटें हैं आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है जहां से लोकसभा की 48 सीटें हैं। तीसरे नंबर पे बंगाल आता है जहां से 42 सीटें हैं। चौथे नंबर पे बिहार है 40 सीटों के साथ, और फिर आपका तमिलनाडु आता है 39 सीटों के साथ। ये टॉप 5 राज्य जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं? पहले नंबर पे तो यूपी है 80 सीटों के साथ। अभी हमने देखा जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और बंगाल में 42 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। महाराष्ट्र में यहां से 48, मध्य प्रदेश में 29, बिहार में 40 और यहां पर 48। तो कौन सा है जो दूसरे और तीसरे पर है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र और बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने के लिए बढ़ा सकती है? तो इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है बेसिकली वो उसकी पहली बैठक से 5 वर्षों तक होता है, लेकिन अगर इमरजेंसी लागू है तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, और ऐसा कितनी भी बार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? यानी सांसदों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब से करी गई थी? 1976 से। यह क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार आया है। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो देखिए, एक साल में लोकसभा के नॉर्मली
3 सत्रों का आयोजन होता है। एक सत्र है आपका बजट सत्र, ठीक है, दूसरा है आपका मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। जो बजट सत्र होता है ये फरवरी से लेकर मई के महीने में आयोजित होता है। जो मानसून सत्र है जुलाई से लेकर अगस्त के बीच होता है और शीतकालीन सत्र आपके नवंबर से लेकर दिसंबर में होता है। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार, इनमें से कौन सा सत्र है जो भारत में आयोजित नहीं होता। तो ये 3 नाम आपने याद कर लेने हैं। विकल्प में आपको ज्यादातर ग्रीष्मकालीन सत्र दे देता है। तो 3 सत्र हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। सत्र बुलाता कौन है? सत्र मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। तो इनमें से कौन सी योग्यता नहीं है जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए, 30 वर्ष से कम ना हो। लोकसभा बनने के लिए 30 साल नहीं 25 वर्ष की योग्यता है। तो पहला वाला आपका गलत है। बाकी नागरिक हो, दिवालिया ना हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो, बाकी 3 योग्यताएं हैं, ये वाला आपका गलत है। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। इस कानून के तहत अगर किसी सदस्य की अयोग्यता पर फैसला लेना हो तो यह फैसला कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। हमने हमारी डिटेल क्लास में लोकसभा अध्यक्ष की कार्यों, उनकी शक्तियों को देखा था। क्या क्या शक्तियां थी? उन्हीं में से एक थी ये वाली शक्ति कि अयोग्यता का फैसला कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। इसके अलावा क्या क्या शक्तियां थी इनकी? लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी यही करता है। सदन में कब कौन कितना बोलेगा ये निर्णय भी कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जब नई लोकसभा चुनकर आती है तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का जो मेन काम होता है, नए सदस्यों को शपथ दिलाने का काम इनका होता है। जब सभी सदस्य शपथ ले लेते हैं उसके बाद वो एक अध्यक्ष को चुनते हैं और जैसे ही नया अध्यक्ष चुनकर आता है इस पद को खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? तो लोकसभा की बैठक स्थगन के द्वारा, विघटन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, इन सभी के द्वारा समाप्त की जा सकती है। ठीक है, स्थगन के द्वारा लोकसभा की बैठक को कुछ समय के लिए या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकते हैं और ये कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। विघटन के द्वारा लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, लोकसभा को समाप्त कर दिया जाता है, ये करता है राष्ट्रपति। ठीक है, और सत्रावसान के द्वारा जो लोकसभा का सत्र चल रहा होता है उसे खत्म कर दिया जाता है, ये भी कौन करता है? राष्ट्रपति। तो स्थगन जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष, बाकी दोनों कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो विघटन करता है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? वही प्रश्न है। अब देखिए, अगर यहां पर मान लीजिए यहां पर होता राष्ट्रपति, ठीक है, तो यहां पर जो इसका प्रॉपर आंसर होता वो भी आंसर सी ही होता। तब आप राष्ट्रपति पे टिक नहीं करते, जैसे हमने ऊपर यहां पर राष्ट्रपति पे टिक किया था, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा और डिटेल में दिया है। प्रधानमंत्री की स्तुति पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यानी मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, तो इनकी सिफारिश पर करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो देखिए, इन दोनों की समान शक्तियां हैं संविधान संशोधन करने के विषय में। ठीक है, संविधान संशोधन का जो विधेयक होता है आप उसे किसी भी सदन में ला सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं आपको सृजित करने का अधिकार किसको है? राज्यसभा को। सरकार हटाने की शक्ति किसको प्राप्त है? लोकसभा को। लेकिन ये दोनों समान शक्तियां पूछा है तो ये हो जाएगा संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो देखिए, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आमतौर पर पीएम लोकसभा से ही आते हैं, तो लोकसभा के नेता, सदन के नेता कौन होते हैं? पीएम होते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का, अगर कितने वोट आपको नहीं मिले तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। यह 1/6 से कम मत प्राप्त हो। अगर आपको 1/6 से वोट कम मिलते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं?
देखिए तारांकित प्रश्न वे होते हैं जिनके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, ठीक है, और मौखिक होते हैं तो इनके अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। एक दिन में आप अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न लोकसभा में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो इसे विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ठीक है। इसे लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य नहीं है, यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, ठीक है। अगला है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक होती है 13 मई की। दोनों सदनों की, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों की पहली बैठक 13 मई को हुई थी। बस गठन का आपको डेट अलग अलग याद करनी है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल को हुआ था और लोकसभा का 17 अप्रैल को हुआ था 1952 में, ठीक है। बाकी पहली बैठक दोनों की समान है, 13 मई 1952। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होता है। तो किसी विधेयक को लेकर अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, अगर वो वहां पर जितने सदस्य हैं उनके साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो ऐसा माना जाता है विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो शून्यकाल कहा जाता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है तो जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। संसद की कार्यवाही शुरू होती है सुबह 11 बजे से, तो पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, 11 से 12 बजे तक का समय। और प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है 12 से 1 का, ये शून्यकाल कहलाता है, ठीक है। शून्यकाल की शुरुआत कब से हुई है? 1962 से हुई है और इसकी शुरुआत भारत में ही हुई है, ठीक है। भारत में शून्यकाल कब शुरू किया गया? तो भारत में 0 आवर ये शुरू हुआ था 1962 से। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया था? तो कौन सी लोकसभा है जो 5 वर्षों से अधिक तक चली थी? वो है आपकी 5वीं लोकसभा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 1971 से लेकर 1977 तक था, तो 5 वर्षों से ज्यादा काम करती है ये वाली, ठीक है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, शून्यकाल बेसिकली यहां पर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनको आपको पहले इंफॉर्मेशन देनी जरूरी नहीं है। यहां पर भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो यह एक क्या है? प्रश्न उत्तर का सत्र होता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? तो मंत्री परिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन डी, और यह भी केवल लोकसभा में रखा जाता है। बाकी के सारे जो प्रस्ताव हैं अमूमन आपका विपक्ष के द्वारा रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा का स्पीकर लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ की आवश्यकता नहीं होती। यह नॉर्मल सांसद के तौर पर शपथ लेते हैं, बतौर अध्यक्ष अलग से शपथ की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पे तब तक बना रहता है जब तक अगली लोकसभा का गठन ना हो जाए, ठीक है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष लेता है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, तो देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? यानी इनमें से कौन से राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? ये थे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? तो पहले स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जीवी मावलंकर ही थे, ठीक है। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? देखिए, इंग्लैंड में क्या होता है, ब्रिटेन में क्या होता है, अगर कोई सदस्य निचले सदन का अध्यक्ष बनाया जाता है, वो क्या करता है? अपने दल की सदस्यता को त्याग देता है। भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। भारत में वो अपने दल के सदस्य बने रहते हैं। लेकिन पहली बार इस परंपरा का जो
अनुसरण किया था, ये थे नीलम संजीव रेड्डी। जब ये लोकसभा स्पीकर बने तो इन्होंने अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी। ठीक है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। ठीक है, कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। ठीक है, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो ऐसे नाम डिसाइड करता है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ना हो तो फिर ये इस क्रम में ये लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे। ये होती है 6 नाम। ठीक है, नामावली कितनी होती है? 6 नाम इसमें होते हैं। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता को मान्यता लोकसभा का स्पीकर देता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी? यानी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। संसद की कितनी प्रकार की समितियां होती हैं? तो हमने समितियों के बारे में भी डिटेल में बात करी थी। संसद में 2 प्रकार की समितियां होती हैं, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। स्थायी समितियां होती हैं जो परमानेंट होती हैं, एक साल के लिए कार्यकाल के लिए सदस्यों को चुना जाता है, फिर अगले साल नए सदस्यों को चुना जाता है। लेकिन जो समिति है वो लगातार काम करती रहती है। तदर्थ समिति किसी विशेष मुद्दे पर बनाई जाती है, जैसे किसी की जांच करनी हो या किसी विधेयक पर कोई सलाह वहां पर लेनी हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? तो प्राक्कलन समिति, नियम समिति, लोक लेखा समिति, ये संसद की एक स्थायी समितियां हैं। ठीक है, किस समिति को स्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है? तो स्थायी मितव्ययता समिति ये कहा जाता है प्राक्कलन समिति को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 सदस्य आपके लोकसभा के होते हैं। ये सबसे बड़ी संसदीय समिति मानी जाती है और इसके गठन पहली बार 1950 में जॉन मथाई के सुझाव पर हुआ था। इसी को बोला जाता है स्थायी मितव्ययता समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति ये संसद की सबसे पुरानी समिति है। इसका गठन 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था उसके माध्यम से 1921 में हुआ था। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, इस समिति को जो लोक लेखा समिति है इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और जो भारत के सीएजी होते हैं वो इसी समिति के लिए मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक का काम करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो सीएजी की रिपोर्ट पर काम करती है लोक लेखा समिति। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो यह है आपकी लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष आमतौर पर विरोधी दल के किसी नेता को ही चुना जाता है। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, ये सारी जो समितियां हैं आपकी ये स्थायी समितियां हैं। इनका कार्यकाल 1-1 वर्ष का होता है। कई बार पूछ लेता है इसका कार्यकाल बताइए, इसका कार्यकाल बताइए। बेसिकली इनका कार्यकाल नहीं होता है, इसमें जो सदस्य होता है उनका कार्यकाल। 1 साल के बाद लोक लेखा समिति तो रहेगी, इसमें नए सदस्यों को चुन लिया जाएगा। ठीक है, अगला है किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहते हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, जो SC/ST कल्याण संबंधी समिति होती है इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 आपके लोकसभा से और 10 राज्यसभा से आते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, JPC हम जिसको कहते हैं, इसमें आपके 45 सदस्य होते हैं। इन 45 में से 30 आपके लोकसभा से और 15 राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो संसदीय समितियां अपनी रिपोर्ट ज्यादातर लोकसभा अध्यक्ष को देती हैं और फिर वो उनको सदन के पटल पर रखते हैं। भारतीय महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं? तो ये काम करते हैं लोक लेखा समिति के लिए। ऑप्शन ए। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो देखिए, भारत में जो वित्तीय समितियां हैं, वित्त से जुड़ी हुई समितियां लोक लेखा भी है, प्राक्कलन भी है और लोक उपक्रम समिति भी है। तो तीनों समितियां जो ये आपकी हैं स्थायी समितियां, ये वित्त से संबंधित समितियां हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हमारे पिछले हफ्ते की
जो डिटेल क्लासेस थी उनका यहाँ पर MCQ के माध्यम से रिवीजन किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।